के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर रामनगरी अयोध्या को दी 432 करोड़ की सौगात। वहीं बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और कंपनियों से सहयोग बढ़ाने की भी अपील की है। साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी नई सड़क पहली ही बारिश में कैसे क्षतिग्रस्त हुई, अधिकारियों पर उसको लेकर अब गाज गिरी है। और चलते चलते हम बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 4 शूटर ढेर हुए हैं। एनकाउंटर के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहे। उनका यह दौरा पूरी तरह से विकास और जन कल्याण पर केंद्रित रहा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए करीब 432 करोड़ रुपए की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। इस दौरे में उन्होंने करीब 432 करोड़ रुपए की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई और विकास कार्यों की रफ्तार को और तेज करने का संदेश दिया। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा विकास और जन कल्याण कार्य पर केंद्रित रहा। मुख्यमंत्री ने 432 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, सीवरेज, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। सरकार का कहना है कि योजनाओं से अयोध्या की आधारभूत संरचना और मजबूत होगी और स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण 269.39 करोड़ की लागत वाली 131 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। 163.30 करोड़ की लागत वाली 86 तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया। बेकापुर तहसील में मऊ से एक बड़े और आधुनिक बृहद गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण कार्य की शुरुआत। नगर पंचायत बेकापुर और नगर पंचायत सुचतागंज के निवासियों के लिए पेयजल का गृह संयोजन योजना की शुरुआत। सोहावल के कंपोजिट विद्यालय अर्थर का आधुनिकीकरण किया जाएगा। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और राजकीय पॉलिटेक्निक अयोध्या में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए निर्माण कार्य। सोहावल के ग्राम सुरबारी और तारुण के ग्राम रामपुर प्रताप के नए सामुदायिक केंद्र भवनों का निर्माण। आपने अच्छा विधायक चुना तो विकास आज बीकापुर में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे अयोध्या चमक गई, जैसे अयोध्या का वैभव पूरे देश के अंदर आज चरम पर दिखाई देता है, ऐसे ही बीकापुर में भी विकास की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। और विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं स्वयं भी यहां पर आया हूं। 219 नई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं सबसे पहले लगभग 450 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए भी बीकापुर विधानसभा के आप सभी मतदाता बहन और भाइयों को, यहां की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। यहां के विधायक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रुचि लेकर के इन कार्यों को आगे बढ़ाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास का नया मॉडल बन रही है। राम मंदिर के निर्माण के बाद देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार सड़क नेटवर्क, पार्किंग, स्वच्छता, पर्यटन सुविधाओं और शहरी विकास पर लगातार निवेश कर रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के निर्देश भी दिए हैं। एक सक्रिय जनप्रतिनिधि जब विकास के बारे में रुचि लेता है तो परिणाम कैसे आते हैं, आज ये अयोध्या जनपद में देखने को मिल रहा है। बीकापुर में, रुदौली में
मिल्कीपुर में, गोसाईगंज में, अयोध्या में ये सब दिखाई देता है। मुझे 19 जून को रुधौली में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। विकास की योजनाएं आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो पहले असंभव था, आज इन जनप्रतिनिधियों के कारण वह संभव हो गया है। बहनों और भाइयों, आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अयोध्या का तेजी से कायाकल्प हो रहा है। धार्मिक पर्यटन के साथ रोजगार और स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिली है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान बनाएगी। फिलहाल अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा साफ संकेत देता है कि सरकार रामनगरी के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किए हुए है। 432 करोड़ रुपए की 217 परियोजनाओं के जरिए सरकार जहां बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का दावा कर रही है, वहीं अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में भी लगातार कदम बढ़ा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 का भव्य आयोजन। इस डायलॉग में उद्योग जगत, कॉरपोरेट कंपनियां और नीति निर्माताओं और सामाजिक संगठनों ने एक मंच पर आकर राज्य के समावेशी विकास पर मंथन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR को राज्य विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और कंपनियों से सहयोग बढ़ाने की भी अपील की है। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 में उद्योग जगत, कॉरपोरेट कंपनियों, नीति निर्माताओं और सामाजिक संगठनों ने एक मंच पर आकर उत्तराखंड के समावेशी विकास पर मंथन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कंपनियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग बढ़ाने की अपील की। आपको बता दें कि देहरादून में आयोजित उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि सरकार और उद्योग जगत के बीच साझेदारी को मजबूत करने की एक पहल बनकर सामने आया। कार्यक्रम में CSR के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं के कौशल विकास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं और कॉरपोरेट सेक्टर की भागीदारी इन प्रयासों को नई गति दे सकती है। समावेशी और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम। सामाजिक कल्याण के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर न रहकर कॉरपोरेट जगत के योगदान को सक्रिय करना। कॉरपोरेट इकाइयां उत्तराखंड में काम कर रही हैं, उनके CSR फंड का अधिकतम हिस्सा इसी राज्य के विकास में खर्च हो। सरकारी स्कूल का आधुनिकीकरण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल क्लासरूम का निर्माण कराना, पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाना, यमुनोत्री रूट और बाबा केदारनाथ जी के ट्रैक रूट पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करना, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सोलर लाइटें लगाना और पर्यावरण संरक्षण की पहलों को बढ़ावा देना। सुधांशु जी जब बोल रहे थे तो मैं कुछ स्मरण कर रहा था थोड़ा बहुत। जब मैं ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, भागवत है, शिव महापुराण है, तो थोड़ा थोड़ा जब मेरा समय होता है, जितना मैं करता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं,
उनका महत्व तीर्थ स्थानों पर और बढ़ जाता है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना। यानी कि अगर आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो मैं तो कहता हूँ कि पूरा देश ही देवभूमि है, लेकिन देवभूमि जो सबसे देवों के नजदीक, तो उत्तराखंड को ही देवभूमि कहते हैं उसे। तो यहाँ पुण्य करने से, परोपकार करने से, सहायता करने से जो फल मिलेगा वो कई गुना हो जाएगा। और मैं जब इन्वेस्टर समिट के संबंध में अनेक स्थानों पर गया देश और दुनिया के, तो मैंने वहाँ लोगों से आग्रह किया कि देवभूमि में जन्म लेने का अधिकार तो भगवान देता है, किसका जन्म कहाँ होगा ये किसी के अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन कर्म करने का अगर हमारे पास अधिकार भगवान नहीं दिया है, अगर यहाँ भी कर्म कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा है कि बहन जी ऋषिकेश में आप रहकर, जन्म यहाँ हुआ, कर्म कहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी कर्म यहाँ पर हो रहा है, उनका सहयोग कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और निवेश के साथ साथ सामाजिक दायित्व निभाने में भी उद्योग जगत की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि सीएसआर केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। राज्य सरकार ऐसी भी पहलों को प्रोत्साहन करती रही है जो अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाए। हाल के समय में राज्य सरकार भी निवेश, रोजगार और सतत विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करती रही है। सीएसआर डायलॉग में कई कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में अपने सीएसआर प्रोजेक्ट साझा किए। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पेयजल स्वच्छता, जल संरक्षण और युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस दिखाई दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर काम करे तो उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की नई तस्वीर पहुंच सकती है। सरकार को उम्मीद है कि सीएसआर के माध्यम से उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को गति मिलेगी और यही वजह है कि संवाद को राज्य के समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी नई सड़क पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। चूंकि ये जिला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला है, इसलिए मामला गरमाते ही डिप्टी सीएम के निर्देश पर राज्य स्तरीय जांच कराई गई। जांच में बड़ी लापरवाही और तकनीकी खामियां सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरी है। ये रिपोर्ट देखिए। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी सड़क पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त होने के बाद मामला सुर्खियों में है। यह जिला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला है। शिकायत सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर राज्य स्तरीय जांच कराई गई। जांच में ओवरलोड वाहनों के संचालन और सड़क के शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामी सामने आई है। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें कि बोडला विकास खंड के दलदली मेन रोड से खारिया अगरी तक प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था। सड़क के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिलने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह मौके पर पहुंचे और कोर कटिंग के जरिए सड़क की तकनीकी जांच की। जांच में पाया गया कि सड़क के शोल्डर निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिस सड़क पर केवल 10 से 12 टन क्षमता वाले वाहनों का संचालन होना था, वहां 60 से 70 टन तक रेत से लदे भारी वाहन लगातार गुजर रहे हैं। इसके साथ ही शोल्डर का कंपोजिशन निर्धारित मानकों से कम पाया गया। पुलिया के अप्रोच में बैक फिलिंग भी सही नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़क के अंदर पहुंचा और सड़क कमजोर होकर धंस गई। ये जो सड़क है ये प्रधानमंत्री जनमन योजना में बनी है और इसमें मार्च में ये पूरा इन्होंने किया है इस रोड को। इसमें अभी जो ये हैवी व्हीकल जो फंसा हुआ है यहाँ पर,
उसके कारण ये शिकायत हुई है कि उससे हमारा रोड को है दब गया नीचे और टूट गया। तो इसमें हमने पूरे मापदंड के हिसाब से जांच किया। पहली बात तो आइडियली तो हमारे बहुत सारे रोड में जो हैवी व्हीकल चलते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी कैपेसिटी है 10 से 12 टन PMG साइक रोड की, लेकिन जहाँ पर भी PWD का बड़ा रोड नहीं है तो आपको पता ही है जगह जगह पे हैवी व्हीकल चलते हैं जिसके, लेकिन वो कुछ 6 महीना चलने के बाद ही तो ख़राब होगा, शुरू में ख़राब नहीं होना चाहिए, 2-4 महीना तो झेलना चाहिए उसको कम से कम। तो ये रोड अभी नया बना है तो हैवी व्हीकल ज़रूर है और हैवी व्हीकल इस पर अलाउड नहीं होना चाहिए। बट इसमें हमने जो सारे टेस्ट किए हैं उसमें ये पाया गया है कि सारे टेस्ट तो ठीक आ रहे हैं। BT में जैसे बाइंडर कंटेंट होना चाहिए 4.5%, 6% है। थिकनेस 20 mm होना चाहिए, 24 mm है। WBM की थिकनेस 15 होना चाहिए, 18 है। WBM का थिकनेस भी ठीक है, ग्रेडेशन भी ठीक है। GSB से नीचे जो स्टेज रहता है उसमें भी थिकनेस 15 होना चाहिए, 16 है। कॉम्पैक्शन भी उसका 100% है, ग्रेडेशन भी ठीक है। लेकिन शोल्डर जो है अर्थवर्क का पहले ही चेक हो चुका है, SQM भी आए थे, अर्थवर्क ठीक था, हमने भी एक इंजीनियर को भेजा था BCMSC को। इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो है शोल्डर कॉम्पैक्शन के कारण। आपने भी देखा होगा कि शोल्डर कहीं से भी ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है, लूज है। उसके कारण जो है बारिश में आने के कारण ये पूरा जो लोड पड़ा है तो पूरा धसक गया है। वो शोल्डर यदि कॉम्पैक्ट होता, ठीक से हुआ होता तो वो लोड ले लेता। तो टेक्निकली यदि किसी रोड पे शोल्डर ठीक नहीं बनाया गया है तो पूरा रोड भी खराब हो सकता है, तो उस पर कोई आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी कार्रवाई करेंगे इस पे और दोबारा पूरा बनाया जाएगा। पूरा जितना भी और भी हम जांच करवा लेंगे 2-4 जगह पे क्या है, और यदि बाकी चीज़ ठीक है तो शोल्डर तो पूरा ठीक किया ही जाएगा। साथ में जो बाकी जरूरत पड़ी टेक्निकली जो इंजीनियर्स बताएंगे तो पूरा रोड, जरूरत पड़ी तो पूरा रोड ठीक कराएंगे, लेकिन शोल्डर तो पूरा ठीक करवाएंगे ही। और जहाँ पर भी डैमेज है बीच में 2-4 जगह टेस्ट करके यदि मिला है बाकी जगह भी कुछ खराब है तो उसके हिसाब से पूरा रोड। जांच के बाद निर्माण कार्य में लापरवाही मिलने पर सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता जे नितेश नायडू को तत्काल निलंबित कर दिया गया। वहीं ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने और कार्यपालन अभियंता संतोष ठाकुर के निलंबन का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क को उखाड़ दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल सरकार ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया तेज हो गई है और सड़क को दोबारा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि ओवरलोड वाहनों पर रोक और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन आगे कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त है कि हम ब्रेक का, ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम से खबर है जहां पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। सुशांत लोक इलाके में एक कारोबारी के घर फायरिंग करने पहुंचे बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 4 शूटर मारे गए हैं, जबकि एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। यह पूरी कार्रवाई में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखें। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक एक कारोबारी के घर फायरिंग करने पहुंचे बदमाशों को रोकने के दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें 4 शूटर मारे गए, जबकि एक आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सुबह का वक्त गुरुग्राम का पौष इलाका सुशांत लोक और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 शूटर मारे गए, जबकि एक आरोपी घायल हो गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि यह आरोपी एक कारोबारी के घर फायरिंग करने पहुंचे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि मामला फिरौती और कारोबारी की हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश ढेर हो गए, लेकिन इस दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 4 शूटर मुठभेड़ कैसे हुए ढेर? हथियार बंद बदमाश एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से इलाके में घूम रहे थे। क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली। पुलिस ने सुशांत लोक में उन्हें रोकने और सरेंडर करने को कहा। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। दोनों तरफ से 60 राउंड गोलियां चली।
पुलिस ने 4 शूटरों को मौके पर ही ढेर किया। एक साथी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मौके से बदमाशों के पास से 5 ऑटोमेटिक मॉडर्न हथियार बरामद किए। आज शाम को कंट्रोल रूम के माध्यम से क्राइम यूनिट्स को सूचना मिली कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद बदमाश घूम रहे हैं, जिस पर इस संबंध में क्राइम टीमों द्वारा सर्च की गई। इसी दौरान सुशांत लोक फेज 2 एरिया के अंदर एक नामी जो व्यवसायी था अपना, तो उसको विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफ़ी समय से धमकियाँ मिल रही थी और फिरौती की कॉल्स की जा रही थी। तो उसके घर पे घुस के इन बदमाशों द्वारा अपना फायरिंग करनी शुरू कर दी और अत्याधुनिक हथियारों से उसके फायरिंग की, जिसको पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस उनको पहुंची मौके पर और उनको कन्फ्रंट किया और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया बदमाशों को। लेकिन उनके द्वारा पुलिस को ऊपर फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षा के अंदर वहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के अंदर जो 5 शूटर्स थे, जो सभी स्कॉर्पियो के अंदर थे, वो पांचों के पांचों घायल हो गए। घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिनमें से 4 को डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है और एक का इलाज चल रहा है। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं, जिनका भी इलाज वहाँ पर चला जा रहा है। कितनी गोली लगी है सर इस दौरान, कितनी फायरिंग हुई सर इसमें? इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको बता दिया जाएगा बात के अंदर, लेकिन अभी वो इनकी जो अपराधी हैं उनकी भी शिनाख्त की जाएगी। क्या किसी गैंग के भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? ये फर्दर आपको इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी आएगा आपको शेयर कर देंगे। तो सर कितने की फिरौती मांगी जा रही थी, इस बारे में कोई जानकारी? ये सभी आपको हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी बातें सामने आएंगी आपको बताएंगे। क्या जो प्रॉपर्टी डीलर का घर है उसके बाहर भी फायरिंग करी है बदमाशों ने? हाँ, उसके ऊपर ये जो व्यापारी था उसके घर पे फायरिंग की। तो सर उस समय घर में कौन कौन लोग थे मौजूद जब फायरिंग की गई? अभी इसके बारे में सारी स्थिति आपको बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच ने मौके से अहम सबूत जुटाए। पुलिस ने घटनास्थल से 5 आधुनिक पिस्टल, 50 से ज्यादा खाली खोखे और जिंदा कारतूस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। बरामद हथियारों और गाड़ी की भी जांच की जा रही है, ताकि कि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किन किन वारदातों में शामिल थे और उनके नेटवर्क में कौन कौन लोग जुड़े हैं। घटना के बाद फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। गुरुग्राम पुलिस इस कार्रवाई को हाल के समय की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक मान रही है। शुरुआती जांच फिरौती और कारोबारी की हत्या की साजिश का एंगल सामने आया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। अब पूरे नेटवर्क, उसके मास्टरमाइंड और इस गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और कई अहम खुलासे होना बाकी है, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद कई सवाल भी हैं। आखिर ये शूटर किसके इशारे पर गुरुग्राम पहुंचे थे? जिस कारोबारी को निशाना बनाया जाना था, उसकी पहले से रैकी कब और कैसे की गई? इस गैंग के पीछे कौन सा आपराधिक नेटवर्क काम कर रहा है? क्या इनका संबंध किसी बड़े गैंगस्टर या संगठित अपराध गिरोह से भी है? और क्या इस कार्रवाई के बाद पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंच पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के दायरे में है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।